हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। 23 जुलाई 2025 को जो सक्षमता 3 परीक्षा आयोजित हुई है उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उसे हम लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, देखिए किस प्रकार के किस लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य को छोड़कर के जो पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित तारा है उसको पृथ्वी तक आने में, उसकी रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने का जो समय लगता है वो 4.5 वर्ष का लगता है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा पहला नंबर क्वेश्चन के लिए। दूसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण का कारण क्या है, यानी किस स्थिति में चंद्र ग्रहण उत्पन्न होता है। क्योंकि चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का उपग्रह है और चंद्रमा जो है वह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, क्योंकि पृथ्वी जो है वह सूर्य के 8 ग्रहों में से एक ग्रह है। तो अब यहाँ पर चंद्र ग्रह की स्थिति किस प्रकार से उत्पन्न होती है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि सूर्य एवं चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो वैसी स्थिति में जो है चंद्र ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। दोस्तों, हम लोग एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसके उत्तर के व्याख्या के साथ कंप्लीट करेंगे। हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन या अर्धचंद्र के दिन या फिर A+B दोनों। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाता है कि चंद्र ग्रहण की जो स्थिति घटित होती है वो पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि निम्नलिखित में से ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है अथवा चंद्र है, यानी कौन से ग्रह के पास जो है वो सबसे अधिक उपग्रह है? बृहस्पति है, मंगल है, शनि है या फिर शुक्र है। तो दोस्तों, अब चूंकि जो है नए खोज के अनुसार जो अब सबसे अधिक उपग्रह है जिस ग्रह के पास वह शनि है। पहले सबसे अधिक उपग्रह जो है वह बृहस्पति के पास हुआ करता था 79 उपग्रह, लेकिन बाद में चूंकि शनि के पास उपग्रह खोजे जाने के पश्चात जो है अब शनि के उपग्रहों की संख्या 82 हो गया है। तो याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह 82 है और बृहस्पति के पास जो उपग्रहों की संख्या है वह 79 है। तो यानी सबसे अधिक उपग्रह शनि के पास है और उससे कम उपग्रह जो है वह बृहस्पति के पास है और पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा के रूप में। चंदा मामा हमारे जो है वो जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां है कि निम्नलिखित आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा दिए गए कूट को सही से उत्तर करना है। कि आकार में घटते हुए जो ग्रह हैं बृहस्पति है, यूरेनस है, पृथ्वी है और शनि है, इसमें से कौन से ग्रह आकार में घटते हुए ग्रह हैं? जी, तो आकार में अगर घटते हुए ग्रह का क्रम हम लोग देखेंगे तो बृहस्पति आएगा, फिर उसके बाद जो है शनि आएगा, फिर उसके बाद जो है वो यूरेनस आएगा, फिर पृथ्वी आएगा इन 4 ग्रहों में। यानी 5वां के लिए ऑप्शन नंबर सी के रूप में जो है वह करेक्ट आंसर जाना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि भूपृष्ठ के 3/4 भाग में क्या स्थित है। तो भूपृष्ठ के ये हमारे ज़मीन है, इसके जो पृष्ठ के 3/4 भाग की अगर बात करें यानी 71% हिस्से पर जो है जल है और 29% यानी 29% हिस्सा जो है यह स्थल का हिस्सा है और इसी 29% हिस्सा में पहाड़ है, पठार है, मैदान है, नदी है, तालाब है, झील है और ये 71% जो हिस्सा है इस पर केवल समुद्र का पानी ही पानी है। तो 3/4 भूभाग पर क्या है? तो जल है। ऑप्शन नंबर बी जो है 6ठा नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। दोस्तों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है, 7वां नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वह कौन सा होगा? तो 7वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी। ये सियाल का प्रयोग जो है सबसे पहले स्वेश महोदय ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी के रूप में जो है इसका सही उत्तर जाना जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। तो वायुमंडल में जो गैसेज हैं हमारे सामने ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें सर्वाधिक 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 0.03% जो है वो CO2 है। तो ऑप्शन नंबर सी के रूप में 8वां नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्वान अक्रिय गैस कौन से हैं। तो अक्रिय गैस जो है, जो नोबल गैस के रूप में जानते हैं हम लोग, ये वायुमंडल में ये जितने भी गैसेज के ऑप्शंस हैं हमारे पास कि आर्गन, क्रिप्टन, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सभी अक्रिय गैस है। अर्थात इन सभी गैसों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। ये सभी गैसेज जो हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो इन में जो सबसे सही उत्तर होगा 9वां नंबर प्रश्न का दोस्तों, वह कौन सा होगा। इसमें सबसे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के क्रिप्टन जो है वो जितने ऑप्शन नंबर ए आर्गन जो है वो जितने भी अक्रिय गैस हैं उनमें सबसे अधिक आर्गन की मात्रा उपलब्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं हमारे स्क्रीन पर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि सही उत्तर को चुनिए। वायुमंडल की परतों को क्रमबद्धता से हम लोग को दर्शाना है। जी, जो वायुमंडल की परत है क्षोभ मंडल से जो शुरुआत होता है बहिर्मंडल तक में, तो सबसे जो ये है हमारे पृथ्वी से के ऊपर जो सबसे ये ऊपरी मंडल के रूप में जो जाना जाता है वो क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा कि परिवर्तन मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर आयतन मंडल जो बहिर्मंडल के रूप में भी जाना जाएगा। 10वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 है कि वायुमंडल को क्षोभ मंडल, संताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है। यानी ये जो मंडल में विभाजित किए गए हैं क्षोभ मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल, इसमें विभाजित करने के आधार तापमान के आधार पर किया गया है या वायुदाब के आधार पर, संगठन के आधार पर या घनत्व के आधार पर। तो इसका करेक्ट आंसर है 11वां का ऑप्शन नंबर ए कि ये सारे जो मंडल में विभक्त किए गए हैं यह तापमान के आधार पर, यानी ऑप्शन नंबर ए के रूप में जो है वो करेक्ट आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण जो वायुमंडलीय प्रक्रिया है यह कहाँ घटित होती है। जी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जलवायु एवं मौसमी दशाओं को बदलने वाली जितने भी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं हैं वो सभी के सभी जो है 12वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा कि क्षोभ मंडल में ये सभी प्रक्रियाएं घटित होती हैं, यानी डी ऑप्शन जो है वो सबसे करेक्ट उत्तर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है या फिर साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 13वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा दोस्तों कि भारत की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी ऑप्शन नंबर डी के रूप में 13वां नंबर प्रश्न का भी उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत किया था कि मुद्रा जो है यह स्वयं का निर्माण करती है। यह मार्शल के द्वारा दिया गया परिभाषा है या क्राउथर है, क्रोमर है या फिर हैंसन है। जी, 14वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों 14वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि क्रोमर महोदय के द्वारा जो है यह दिया गया कि मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में से कौन सी मुद्रा का कार्य नहीं है। मूल्य का मापन है, मूल्य का हस्तांतरण है, मूल्य का संचय है और मूल्य का स्थिरीकरण है। जी, 15वां नंबर क्वेश्चन का मुद्रा का कार्य क्या नहीं है। तो मुद्रा का कार्य अगर नहीं है तो वो मूल्य का स्थिरीकरण, यानी मूल्य को स्थिर रखना मुद्रा का कार्य नहीं है। मूल्य का मापन करना, मूल्य का हस्तांतरण करना, मूल्य का संचयन करना, ये सारे कार्य जो है ये मुद्रा के कार्य हैं, लेकिन मूल्य का स्थिरीकरण जो है यह मुद्रा का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है, वह क्या अवस्था कहलाती है। जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है, यह अवस्था जो है मुद्रास्फीति की अवस्था कहलाती है या मुद्रा अस्फीति की अवस्था कहलाती है या रिसेशन कहलाता है या फिर एमोटाइजेशन कहलाता है। तो इसका जो 16वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा
कि जिस अवस्था में मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है, यह अवस्था जो है 16 का मुद्रास्फीति कहलाती है। ये ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मुद्रास्फीति की से बाजार की वस्तुएं सस्ती हो जाती है, महंगी हो जाती है, या फिर बिल्कुल नहीं मिलती या प्रचुरता से मिलती है। मुद्रास्फीति की जब उस स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें वैसे सिचुएशंस में जो है बाजार में जो वस्तुएं उपलब्ध होती है उस पर क्या असर पड़ता है, तो ये मुद्रास्फीति की स्थिति में बाजार की जो वस्तुएं होती है वो महंगी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी के रूप में सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जो है वह कब से प्रभावी हुआ है जी। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जो है यह 2001, 2, 6 या 11 से प्रभावी हुआ है। तो 18वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा। यह 2001 से प्रभावी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। हरित क्रांति जो है यह खाद्य फसलों के उत्पादन के लिए है, गेहूं, चावल इत्यादि के उत्पादन के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो की गई है यह कब, तो 1966-67 ईस्वी में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी के रूप में जो है ये 19वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है जी। भारत में जो आर्थिक नियोजन का स्वरूप है वह विकेंद्रीकृत है या निर्देशात्मक है या समाजवादी और पूंजीवादी है या इनमें से सभी है। तो भारत में जो आर्थिक नियोजन का स्वरूप है वह विकेंद्रीकृत भी है, निर्देशात्मक भी है, समाजवादी भी है, पूंजीवादी भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी के रूप में जो है इसका सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। दोस्तों हम लोग एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसके उत्तर की व्याख्या के साथ कंप्लीट कर रहे हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ अगर आप कोई वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि आयरन के कॉइल में, आयरन का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो हम लोग प्रेस करने के लिए आयरन को इस्तेमाल करते हैं, यानी यहाँ पर आयरन से जो ये है वो लोहा है तात्पर्य। तो आयरन के कॉइल में कौन सी खनिज की परत लगी होती है, तांबा की, लोहा की, अभ्रक की या फिर एल्यूमिनियम की। तो आयरन के कॉइल के साथ जो परत लगी रहती है वह अभ्रक की लगी रहेगी, यानी 21वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है कि सोना की प्राप्ति हमें किस राज्य से होती है। भारत में जो सोने की प्राप्ति है वह किस राज्य से होती है। राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है या फिर झारखंड है। तो झारखंड के बारे में हम सभी जानते हैं कि झारखंड में जो है वह कोयले की प्राप्ति, उच्च कोटि के कोयले की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा 22वां नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कोयले का सबसे बेहतर किस्म कौन सा है जी। कोयले का जो सबसे बेहतर किस्म है वो एंथ्रेसाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है या पीट है। तो जो कोयले का सबसे सर्वोत्तम किस्म है वो एंथ्रेसाइट है, क्योंकि एंथ्रेसाइट में जो है वो 90% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। बाकी ये सारे जो किस्म है ये सभी कोयले के ही किस्म हैं, लेकिन चूंकि हमसे सर्वोत्तम पूछा जा रहा है, सबसे बेहतर पूछा जा रहा है, तो वो सबसे बेहतर जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा कि कोयले की जो सबसे बेहतर किस्म है वो एंथ्रेसाइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि लिग्नाइट कोयले का उत्पादन राज्य नहीं है। इनमें से कौन सा राज्य जो है वह लिग्नाइट कोयले का उत्पादन नहीं करता है। छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, राजस्थान और कश्मीर। इन सभी राज्यों में से कौन सा राज्य, 24वां नंबर प्रश्न है कि इन सभी राज्यों में से कौन सा राज्य जो है वो लिग्नाइट कोयले का उत्पादन नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर ए है 24वां नंबर क्वेश्चन के लिए कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है वह लिग्नाइट कोयले का उत्पादन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 है कि टर्शियरी काल कोयले का जो ये है उसको दो वर्गों में विभाजित किया गया है, एक गोंडवानालैंड का कोयला और दूसरा टर्शियरी काल का कोयला। तो टर्शियरी काल कोयले का उत्पादन वाला राज्य नहीं है, यानी कौन सा राज्य जो है वह टर्शियरी काल के कोयले का उत्पादन नहीं करता है। तो इस 25वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि 25वां नंबर प्रश्न के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि झारखंड जो है वह गोंडवानालैंड के कोयले का उत्पादन करता है। तो ये झारखंड टर्शियरी काल कोयले के उत्पादन के लिए नहीं जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कि ये तेल शोधक कारखाना बिहार के किस जिले में स्थित है। इसका जो सही उत्तर होगा कि तेल शोधक कारखाना जो है वो हाजीपुर, पटना, समस्तीपुर, बरौनी तो जिला है ही नहीं, तो ये बरौनी में ही स्थित है। वैसे यह जिला अगर बात की जाए तो यह बेगूसराय में स्थित है जिला के रूप में, और ये जगह कौन सा है तो बरौनी। तो ये हम लोग याद रखेंगे। 27वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 है कि
देश का पहला जल विद्युत परियोजना स्थित है। देश का जो पहला जल विद्युत परियोजना है जो कर्नाटक राज्य के शिवसमुद्रम पर, तो ये सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर ए जो है 28वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर क्या जाना जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कि देश का पहला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। दोस्तों सभी महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर आपको यहाँ मिल जाएंगे। अगले सवाल, और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट करके भी बताइए, साथ ही साथ अगर आप उत्तर कर पा रहे हैं तो उत्तर भी कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 है कि हीराकुंड जल विद्युत परियोजना स्थित है, कौन से नदी पर हीराकुंड जल विद्युत परियोजना स्थित है, यह सतलज नदी पर स्थित है या फिर महानदी पर स्थित है, सोन नदी पर स्थित है या फिर दामोदर नदी पर स्थित है जी। तो 29वां नंबर क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, 29वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी है कि ये जो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना है यह बिहार की यह महानदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि कौन सा जल विद्युत परियोजना बिहार में स्थित नहीं है। कोसी परियोजना, गंडक परियोजना और ये सोन परियोजना ये सभी बिहार में स्थित परियोजनाओं में से है, लेकिन दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है यह बिहार राज्य में स्थित परियोजना नहीं है। अर्थात 30वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि दामोदर नदी घाटी परियोजना बिहार में स्थित नहीं है। अब है विज्ञान से संबंधित प्रश्न है कि जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव हो पाता है जी। 31वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो जल में जो तैरना है यह न्यूटन के गति का प्रथम नियम के कारण होता है या न्यूटन के गति का द्वितीय नियम के कारण होता है या फिर न्यूटन के गति का तृतीय नियम के कारण होता है। तो न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है उसके अनुसार ये होता है कि कोई वस्तु अगर विराम में है तो विराम में रहना चाहता है, कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में रहना चाहता है, जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य नहीं करे। जब भी उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य करता है तो फिर उस वस्तु के स्थिति में परिवर्तन आता है। और यही कारण है कि अगर कोई दड़ी है उसमें धूल स्थित है तो वह दड़ी के साथ विराम में रहता है, लेकिन जैसे ही उस पर डंडा से प्रहार किया जाता है तो दड़ी गति में आ जाता है, लेकिन धूल जो है वो पहले के बनिस्बत विराम में रहना चाहता है, इसीलिए धूल अलग हो जाता है। तो ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। लेकिन न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या कहता है कि क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो इसलिए जो है ये जो जल में तैरने की जो क्रिया है ये क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया का उदाहरण होगा। तो जल में तैरना जो है वो न्यूटन के गति का तृतीय नियम के कारण संभव हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि न्यूटन के पहले गति नियम को किस नाम से जानते हैं। तो हम लोग अभी इस पर चर्चा किए हैं कि न्यूटन का जो महोदय का जो पहला गति नियम है उनका कि जो वस्तु गति में है गति में रहना चाहेगा, जो वस्तु विराम में है वो विराम में रहना चाहेगा, और उस पर जब बाहरी असंतुलित बल कोई कार्य करता है तो फिर उस वस्तु के गति या विराम की स्थिति में चेंजिंग आता है। तो इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो 32वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि बल का गुणनफल क्या है, द्रव्यमान और वेग या फिर द्रव्यमान और त्वरण या फिर भार और वेग और या फिर भार और त्वरण। तो F = जो होता है फॉर्मूला वह होता है मास इंटू एक्सीलरेशन A। तो मास इंटू एक्सीलरेशन यानी मास हो गया द्रव्यमान और एक्सीलरेशन हो गया त्वरण। तो बल का जो गुणनफल है वह द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है, और यह जो हमें परिभाषा प्राप्त होती है द्रव्यमान और ये का त्वरण का गुणनफल बल बराबर, तो ये हमें न्यूटन के गति के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। तो ये तीनों नियम को हम लोग याद रखेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो G जो गुरुत्वीय त्वरण है G इसका मान में किस प्रकार की चेंजिंग आएगी। ये मान जो है बढ़ता है, घटता है, या वो वही बना रहता है, या 45 डिग्री अक्षांश तक घटता रहता है। तो हम लोग भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की ओर चलते हैं यानी 0 डिग्री अक्षांश से जब हम लोग 90 डिग्री की ओर चलते हैं, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो, तो वैसे सिचुएशन में G का मान जो है वो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि पानी में भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगा क्यों। पानी से भरी जो डॉट लगी बोतल है तो वह जमने पर क्यों टूट जाएगा, क्योंकि जमने पर बोतल सिकुड़ती है, या फिर जमने पर जल का आयतन घट जाता है, या जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, या फिर कांच उष्मा का कुचालक है। तो ऑप्शन नंबर डी तो कोई काम का नहीं है, समझिए एक तरह से। यहाँ पर जो ऑप्शन है कि जमने की स्थिति में पानी जब जमता है तो उसका आयतन थोड़ा सा
बढ़ जाता है और यही कारण है कि जमने पर जो है बोतल टूट जाती है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जमने पर जल का आयतन का बढ़ जाना और इसी कारण जो है वो टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, या सड़क बर्फ से सख्त होती है, या जब हम अपने पैर से धक्का लगाते हैं तो बर्फ पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं होती है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा कम घर्षण बल कार्य करता है। तो 36वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि हमारा जो चलने का क्रिया है यह घर्षण बल के कारण संभव हो पाता है। याद रखेंगे हम लोग किस बल के कारण संभव होता है, तो यह घर्षण बल के कारण होता है। क्यों? क्योंकि जो हम लोग चलते हैं तो हम जिस हिसाब से पृथ्वी पर या जहाँ पर भी चलते हैं उस पर जो बल लगाते हैं, पृथ्वी पर चले, छत पे चले, जमीन या फिर कहीं पर, तो वो उस फोर्स के द्वारा उसी मात्रा में हमारे क्रिया के विपरीत में जो है एक बल लगाया जाता है और उसे जो हमारी क्रिया का विरोध करता है। और ये विरोध जो है, जो घर्षण इसी को कहते हैं कि जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर गति करती है तो उस सरफेस पर, जो जिस सतह पर गति करती है उस सरफेस पर उस गति क्या विरोध में एक बल लगता है, उस बल को घर्षण बल कहते हैं। अब चूंकि घर्षण बल से ज़्यादा मात्रा में बल लगाया जाता है इसलिए वस्तु चल पाता है और ब्रेक लेने की स्थिति में वस्तु का रुकना भी इसीलिए संभव होता है क्योंकि वहाँ घर्षण बल कार्य करता है। तो ये घर्षण बल के कारण ऐसा होता है। 36 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि स्टील की गोली पारे में तैरती है क्यों? तो 37वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती है, या फिर पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होती है, या स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होती है, या गोली तैर नहीं सकती। इसका करेक्ट आंसर 37 का ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि पारे का घनत्व जो है वो स्टील की अपेक्षा अधिक होती है, इसीलिए स्टील की गोली जो है वो पारे में ये तैरती रहती है, बनिस्बत के पानी में डूब जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिक होता है? तो जल का जो घनत्व मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है, वह तापमान कौन सा है? तो मैक्सिमम घनत्व जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जल का महत्तम घनत्व किस डिग्री पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल उबलना यानी जल से वाष्प होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है कि रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की जो चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है वो क्यों ऐसा लगाया जाता है? जी, तो रेल की पटरी के नीचे जो लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है, इसका कारण ये होता है कि वो रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। क्योंकि दाब का परिभाषा यह है कि दाब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला क्रियाशील बल होता है। तो जब क्षेत्रफल बढ़ता है तो दाब की मात्रा घटेगी, क्षेत्रफल कम होगा तो दाब बढ़ेगा। तो दाब कम हो इसलिए वहाँ पर पटरियों के बीच जो है वो ये लगा दिया जाता है, क्योंकि जो पटरी की चौड़ाई है उस पूरे चौड़ाई पर ट्रेन का दाब रहता है। हालांकि चक्का पतला होता है, केवल पटरी पर खड़ा होता है, लेकिन पूरे ट्रेन का जो वजन होता है वो जितना दूर में लकड़ी या कंक्रीट की जो पट्टियां रखी होती है उन सभी पर बराबर दाब बल लगता है, इसी कारण वो धंसता या टूटता नहीं है। तो यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि दाब को कम करने के लिए क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सकता है और दाब को ज़्यादा करने के लिए क्षेत्रफल को घटाया जा सकता है। और दाब का ही उदाहरण है कि जो है ये नुकीली चीज़ को किसी दीवार में ये ठोकना आसान रहता है कंपैरिजन के, अगर कोई वो नुकीली नहीं है तो, क्योंकि वह दाब कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्यों? करेक्ट आंसर है 40वां नंबर क्वेश्चन का कि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही जो बाहर आ जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है तो वायु दाब में कमी आती है और इस कारण जो है वायु दाब में पेन से स्याही बाहर आ जाती है। यही कारण है कि जब कोई पर्वतरोही पर्वत पर चढ़ता है। इन पर पहला सवाल आ गया है कि निम्न शब्द में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसको हमको चुनना है। देखिए, वैसे तो लिंग के आधार पर शब्द को 4 ग्रुप में बांटा जाता है। एक जो है ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, फिर जो है उभयलिंग और फिर नपुंसक लिंग। यानी जिस शब्द से हमें ये पता चले कि यह जो है नर जाति यानी मेल का पता चले वो पुल्लिंग के अंतर्गत मानते हैं। जिससे मादा जाति या फिर महिला के बारे में जानकारी मिले स्त्रीलिंग। जिससे ये ना पता चले कि नर है कि मादा तो उसको हम लोग उभयलिंग के अंदर रखते हैं। जैसे कुछ शब्द है डॉक्टर, तो डॉक्टर शब्द जब हम लोग बोलते हैं तो वहाँ पर ये पता नहीं चलता कि वो डॉक्टर पुरुष है या स्त्री। जब हम वो डॉक्टर का नाम पढ़ते हैं कि फलां कुमार या फलां कुमारी या फलां इस तरह से, तब पता चलता है कि ये डॉक्टर जो है मेल है या फीमेल। लेकिन सिर्फ डॉक्टर शब्द अगर लिखा रहे तो शब्द डॉक्टर ना तो मेल है ना फीमेल है। अगर हम लोग सिर्फ ये है
टीचर शब्द बोले इंग्लिश में, तो टीचर से ये नहीं पता चलता कि वो मेल है या फीमेल। हिंदी में उसे शिक्षक या फिर शिक्षिका कहते हैं, तब पता चलता है। तो इस प्रकार ये जो प्रश्न हम देखेंगे इसमें यह बहुत सारे बात हमसे क्लियर हो जाएंगे आज के इस वीडियो के बाद, इसलिए आप अंत तक बने रहिएगा। सवाल है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इसमें जो बुढ़ापा शब्द है यह पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाववाचक संज्ञा बनाना है, इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा है। तो संज्ञा के जो 5 प्रकार है जिसमें से जो भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं, जिससे ये मतलब फीलिंग्स का पता चले, यानी भाव पता चले, उसकी कोई मात्रा वगैरह या गिनती का पता नहीं चलता हो। तो ऑप्शन इसका अगर ध्यान से देखा जाए तो सी करेक्ट होगा कि लड़कपन। लड़कापन नहीं होगा, लड़काई नहीं होगा या लड़काईपन नहीं होगा। लड़कपन, लड़कपन यानी बचपन का जो लड़कपन कहलाता है वह एक भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट है कि वह कौन सा शब्द बहुवचन है, यानी जो प्लुरल शब्द है। कुछ शब्द होते हैं जो प्लुरल सिंगुलर का तो हम बहुत आसानी से पता लगा लेते हैं, एक अगर है तो वो सिंगुलर है यानी एक वचन है, और एक से ज़्यादा है तो बहुवचन है, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्लुरल कहते हैं। तो ये यहाँ पर बहुवचन शब्द कौन सा है, माता। यहाँ माँ के बारे में पता चल रहा है, माताएँ रहते तो कहते कि बहुवचन है, लड़के रहता तो बहुवचन है, किताब है, किताबों रहता तो बहुवचन, यानी प्राण जो है वह इसमें बहुवचन है। बाकी माता, लड़का और किताब ये सभी एक वचन है, सिंगुलर नंबर में आएगा। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, यानी किस शब्द से हमें पुरुष जाति का पता चल रहा है। कपट, सुंदरता, मूर्खता या निंद्रा। जी, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, आप भी कमेंट करके हमसे पहले बता सकते हैं उत्तर। ऑप्शन ए इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा कि कपट जो है यह पुल्लिंग शब्द है। और इससे हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हम आपको बता दें कि आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से, एनक्यू स्टडी के माध्यम से जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो है आपको रोज़ मिलेगा। साथ ही साथ हिंदी, रीजनिंग एवं मैथ के सवाल मिलेंगे और कुछ ऐसे जीके मिलेंगे जो हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, उस प्रश्नों का संग्रह भी हम जो है उपलब्ध कराते रहते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल से बने रहिएगा और दोस्तों से भी शेयर करते रहिएगा ताकि सभी लोग फ़ायदा उठा सके। तो हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है। हिंदी में जो हम लोग शब्दों का लिंग निर्धारण करते हैं, मतलब उसे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में जो बांटते हैं, यह हम संज्ञा के आधार पर बांटते हैं। 5वां का ऑप्शन ए सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, यानी किस संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का बोध हो रहा है। यहाँ पर शत्रुता है, वीर है, मनुष्य है और गुरु है। तो वीर एक मनुष्य का जो है यहाँ पर ये पता चल रहा है, मनुष्य जो है ये आदमी के बारे में है, गुरु तो जो है वह भी किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताया जा रहा है। तो भाववाचक संज्ञा जो है वो शत्रुता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगला है कि निम्न शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का हमें चयन करना है, यानी किस शब्द से हमें उसके मादा होने का यानी फीमेल होने का पता चल रहा है, स्त्रीलिंग का बोध हमें कौन सा शब्द करा रहा है यहाँ पर। तो इसमें से जो शब्द हमारे पास ऑप्शंस में मौजूद है, इसमें स्थापना शब्द जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी शब्द स्त्रीलिंग के कैटेगरी में नहीं आते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी पर्सनल जो नाउन होता है, प्रॉपर नाउन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिससे खास व्यक्ति का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो कि कोई पार्टिकुलर नाम है जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिल्ली यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आएंगे, क्योंकि दिल्ली जगह का नाम है लेकिन दिल्ली एक ही है तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार पटना, बिहार, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। तो इसमें 8वां का जो सही उत्तर हो जाएगा यमुना। यमुना एक पार्टिकुलर नदी का बोध है। बाकी गाय, पहाड़ और आम, गाय से पूरी गाय प्रजाति का पता चल रहा है, पहाड़ से जितने भी पहाड़ है ये नहीं पता चल रहा है कि हिमालय है कि अरावली है या कौन सा है। आम से आम का कौन से फल की किस्म है ये भी पता नहीं चल रहा है। सिर्फ यमुना से एक नदी के बारे में, अगर नदी रहता तो व्यक्तिवाचक नहीं होता, लेकिन यमुना जो एक नदी है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया।
अगला है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यानी जिससे पूरी जाति का बोध नहीं हो पा रहा है। जैसे जवान है, बालक है, सुंदर है और मनुष्य है। तो जवान, बालक और मनुष्य, ये तीनों से हमें उसके पूरी जाति का बोध हो रहा है। जवान से मतलब सभी जवान एक कैटेगरी में आएंगे, बालक यानी जितने भी बच्चे हैं वो एक कैटेगरी में आएंगे। सुंदरता जो है यह एक तरह से विशेषण शब्द है कि सुंदर शब्द विशेषण से आएगा कि वह सुंदर है, कुरूप है। तो ये सारे शब्द विशेषण के कैटेगरी में आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि यह जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी जिससे हमें भाव का पता नहीं चल पा रहा है। तो चतुराई, लड़ाई और उतराई, ये तीनों भाववाचक संज्ञा है। लेकिन मिठाई, मिठाई जो है यह स्वीट मिठाई, यह भाववाचक संज्ञा ना होकर के यह क्या है, यह जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, इसमें से सहारा है, सूचीपत्र, सियार और परिषद, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा शब्द जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है। तो दोस्तों इन चारों में से 11 का डी सही उत्तर हो जाएगा कि परिषद जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न शब्दों में से सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है, यानी उसका जो है पुल्लिंग के बारे में पता नहीं चलता, वो शब्द हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में ही इस्तेमाल होता है, चाहे वो नर के लिए भी हो या मादा के लिए हो। तो पक्षी शब्द जो है बर्ड का जो पक्षी है, तो पक्षी चाहे वो नर पक्षी हो या मादा पक्षी हो, जो शब्द पक्षी है वो हमेशा स्त्रीलिंग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है कि व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। तो व्याकरण की दृष्टि से यहाँ जो प्रेम शब्द की बात हो रही है, तो ये जो सही उत्तर हो जाएगा कि यह भाववाचक संज्ञा है। प्रेम है, घृणा है, ये सभी जो है यह भाव है, जो फीलिंग से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको, लेकिन इससे हमें कोई ये पार्टिकुलर पता नहीं चल पाता है। तो ये सब भी जो है भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आएंगे। अगला है कि निम्न संज्ञा विशेषण जोड़ी में से कौन सही नहीं है। संज्ञा और विशेषण का जोड़ी है, जैसे विष, विष जो है वो संज्ञा है और विषैला जो है उसका विशेषण है। उसी प्रकार से पिता जो है संज्ञा है, पैतृक उसका विशेषण है, आदि संज्ञा है, आदिम उसका विशेषण है, प्रांत और प्रांतिक, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा कि ये तीनों तो सही सुमेलित है, लेकिन यह गलत सुमेलित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है। तो दही शब्द जो है यह सदा पुल्लिंग शब्द है, याद रखेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा कि दही पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो वर्ड नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। उसी प्रकार जो शब्द संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल हो उसे हम लोग सर्वनाम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जो शब्द संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल होते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है। 16 का ऑप्शन नंबर ए सबसे सही जवाब होगा। अगला है कि निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, यानी सर्वनाम का इस्तेमाल जो हुआ है वह गलत ढंग से हुआ है। तो इसमें अगर इसके लिए हमें सभी वाक्य को पढ़ना होगा कि वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती है, यहाँ पर सर्वनाम वह है और यहाँ है, यह भी सर्वनाम ही में है। आपके यहाँ शब्द जो है ये सर्वनाम है। आगरा पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं भी सर्वनाम है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मुझे एक बैठक की सूचना नहीं थी, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, मुझे भी सर्वनाम है। तो यहाँ पर पहला ए, बी और डी सही है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, तो ये वर्ड जो है यहाँ पर तेरे को, ये सर्वनाम का सही इस्तेमाल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सबसे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि मुझे किस प्रकार का प्रनाम है, सर्वनाम है। तो जो शब्द मुझे है ये 3 प्रकार के, जब हम लोग पर्सन पढ़ते हैं तो 3 प्रकार के पर्सन पढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाला होता है फर्स्ट पर्सन होता है, सुनने वाला सेकेंड होता है और थर्ड पर्सन जो है जिसके बारे में बात होती है। तो उसी प्रकार से है यहाँ पर 3 प्रकार का सर्वनाम होता है। एक होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो मैं और मुझे जो है यह उत्तम पुरुष में आते हैं, तुम आप जो है ये मध्यम पुरुष में आएगा, और वह जो ये सब सर्वनाम है यह अन्य पुरुष में आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि मुझे जो है यह उत्तम पुरुष सर्वनाम है।
आप और तुम जो है ये मध्यम पुरुष हो जाएगा, वह, ये सब जो है अन्य पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, यानी इसमें से किस सर्वनाम से निश्चय का बोध पता चल रहा है, यानी निश्चित होने का बोध पता चल रहा है, अनिश्चितता नहीं पता चल रहा है। तो यहाँ पर यह जो है जिससे निश्चितता का बोध हो रहा है, जो क्या कुछ कौन है इससे अनिश्चितता पता चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 19 का डी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है कि इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमको खोजना है। कौन है, जो है, कोई है, वह है। तो इसमें कौन जो है या जो या कोई या फिर वह, कौन सा सर्वनाम जो है अनिश्चयवाचक है। तो ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा कि कोई। इससे जो है किसी के निश्चित होने का बोध नहीं हो पा रहा है, अर्थात कोई जो है यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगला है कि संबंधवाचक सर्वनाम किसको कहेंगे। तो संबंधवाचक सर्वनाम उसको कहेंगे कि जिस सर्वनाम से किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम का कुछ संबंध पता चलता हो। जैसे हम कहते हैं कि वह लड़का जो खेल रहा है मेरा भाई है, यानी वह लड़का जो खेल रहा है, तो खेलने वाला जो लड़का है, जो है यहाँ पर क्या बता रहा है, संबंध को बता रहा है। तो ऑप्शन जो सी सही उत्तर हो जाएगा कि संबंधवाचक सर्वनाम जो है कौन है, जो है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता पता चलती हो, यानी जिससे उसके एडवांटेज, उसके बारे में खासियत का जानकारी मिलता हो, उसको कहते हैं विशेषण। अंग्रेजी में इसे कहते हैं एडजेक्टिव। ऑप्शन ए 22 का ऑप्शन ए सबसे सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, हिंदी में हम पहले ही आपको कहें इस वीडियो के शुरुआत में ही कि संज्ञा से लेकर, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया विशेषण, इन टॉपिक से आने वाला एक भी प्रश्न इस वीडियो के बाद आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि ये हम प्रश्न इस प्रकार से लाए हैं ताकि प्रश्न के माध्यम से हम आपको इस प्रकार से ट्रेंड कर दें, ताकि आप, चूँकि डेफिनेशन तो आप पहले से भी जानते हैं, तो उसे बताने की हमें कोई आवश्यकता उतना नहीं लगती है। प्रश्न कराने से आपको डेफिनेशन भी एक बार याद हो जाएगा और प्रश्न आप कर पाएंगे, तो परीक्षा में आने वाले प्रश्न छूटेंगे नहीं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन है कि निम्न में से विशेषण को चुनना है, जैसे भलाई है, मिठास है, थोड़ा है और स्वयं है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि थोड़ा जो है यह विशेषण है, जो कि मतलब ये संख्या के बारे में बता रहे, थोड़ा बहुत। तो भलाई, यह जो मिठास या फिर स्वयं, तो स्वयं जो है यह सर्वनाम में चला जाएगा। भलाई और मिठास जो है यह विशेषण ना होकर के यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 24 है कि निम्न वाक्यों में रंगीन शब्द विशेषण है, उसका भेद चुने। कुछ बच्चे क्लास में शोर मचा रहे थे। तो यहाँ पर जो रंगीन शब्द विशेषण उसका हमें ये चुनना है कि कुछ बच्चे क्लास में शोर मचा रहे थे। तो यह किस प्रकार का विशेषण है। इसका जो सही उत्तर होगा 24वां का, यह अनिश्चित संख्यात्मक विशेषण है कि कुछ बच्चे, यानी यहाँ पर कुछ अनिश्चितता का पता चल रहा है। बच्चों की संख्या कितनी है यह तो पता चल नहीं रही है, अनिश्चित है। बच्चों की संख्या 2, 4, 10 भी हो सकती है, लेकिन जितना भी होगा बच्चा है तो वह काउंटेबल होगा, तो इसलिए इसको संख्यात्मक कहेंगे। तो अनिश्चित संख्यात्मक विशेषण है कि कुछ बच्चे क्लास में शोर मचा रहे हैं, इसमें जो विशेषण है वो अनिश्चित संख्यात्मक विशेषण है। अगला सवाल है कि आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। आलस्य शब्द का विशेषण, आलस्य का शब्द का जो विशेषण होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आलसी। यानी आलसी जो है कि जो काम करना नहीं चाहता है, हमेशा आलस पकड़े रहता है, आलसी उसे कहते हैं। तो विशेषण आलसी हो जाएगा। अगला है कि आदर शब्द का विशेषण हमको बनाएंगे। तो आदर शब्द का जो विशेषण बनेगा, विशेषण से बाद आदरणीय, हम लोग क्या करेंगे, आदर शब्द को इस्तेमाल करके जो विशेषण बनाएंगे वो होगा आदरणीय। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि संस्कृति शब्द का विशेषण क्या होगा। संस्कृति जो है कल्चर,
इस शब्द का जो विशेषण होगा वह होगा सांस्कृतिक, सांस्कृतिक यानी कल्चरल। ऑप्शन डी इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि पशु शब्द का विशेषण क्या होगा। पशु शब्द का विशेषण, जो हम लोग कहते हैं कि ये जो है जानवर के समान है, तो उसके लिए जो विशेषण इस्तेमाल करते हैं पाश्विक, पशुत्व, पशुपति, पशुता। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा कि पाश्विक जो है यह विशेषण पशु शब्द का विशेषण है। नेक्स्ट सवाल है कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। क्रिया का जो मूल रूप है, अपने मूल रूप में जो क्रिया होती है वह धातु के रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए का सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न कार्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है, निम्न वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। तो यहाँ पर हमें वाक्य में जो गलती है उसको ढूंढना है। राम आता है, घोड़ा दौड़ता है, हाथी सोती है, लड़की जाती है। तो यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन ए सही है, बी सही है, लेकिन सी गलत है, बाकी तो फिर डी सही है कि लड़की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाथी सोता की जगह सोती लिखा गया है। अगला है कि 31 में कि निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर है कि गेहूं पिस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूँ, मदन गोपाल को हंस रहा है, राम पत्र लिखता है। अब अकर्मक क्रिया जो है ऑप्शन नंबर ए में है कि गेहूं पिस रहा है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से विकारी शब्द कौन से हैं। तो विकारी शब्द के अंतर्गत जो आते हैं, यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं कि किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है। क्रिया विशेषण यानी इसको हम लोग इंग्लिश में एडवर्ब कहेंगे। तो किस वाक्य में एडवर्ब का इस्तेमाल हुआ है। तो एडवर्ब कहते किसको हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ साथ क्रिया की भी विशेषण बताए। संज्ञा या सर्वनाम का तो विशेषण बताता है विशेषता, लेकिन यहाँ क्रिया या दूसरे क्रिया की विशेषता बताए या फिर विशेषण की विशेषता बताए, उसको हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे से बोलता है, तब बोलना क्रिया है, धीरे उसका विशेषण है। कुत्ता काला है, तो यहाँ पर काला जो है उसका रंग का विशेषण है। रमेश तेज धावक है, तो रमेश दौड़ता है तो वो धावक है लेकिन वो तेज दौड़ रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा जो क्रिया विशेषण से प्रयुक्त वाक्य हमें ढूंढना है तो ऑप्शन ए, क्योंकि धीरे से बोलता है यानी उसके बोलना का जो क्रिया है वो धीरे धीरे बोलता है। तो ये जो है इसमें विशेषता शब्द इस्तेमाल है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरा अवस्था कौन सी होगी, यानी घनिष्ठ की जो उत्तरा अवस्था होगी इस 34वां नंबर सवाल का वो हो जाएगा घनिष्ठतर। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है 35 के निम्न में से विकारी शब्द कौन सा है। निम्न में से विकारी शब्द आज है, यथा है, परंतु है, लड़की है। तो जो विकारी शब्द आता है वह ऑप्शन नंबर डी के लड़का शब्द जो है यह विकारी शब्द है। अगला है कि सभा में 20 लोग थे। सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है। तो 20 लोग थे यानी यहाँ पर निश्चित पता नहीं चला 20 थे 25 थे, तो पहली बात तो अनिश्चित है, लेकिन 20-25 जितने भी लोग रहे होंगे वो संख्यात्मक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि अनिश्चित लेकिन संख्यावाचक। तो कौन सा विशेषण हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला सवाल है कि देश को हानि जयचंदों से होती है, तो रेखांकित में संज्ञा है, यह जो शब्द जयचंद है यह कौन सी संख्या है। तो जयचंद जो है यह कौन सी संज्ञा है। तो जयचंद जो है, जयचंद एक प्रॉपर तो वैसे तो नाउन है, लेकिन चूंकि वह अपने कार्य में जो अपने ये से ना हो करके उन्होंने जो मुखबिरी किए, इस वजह से इनको जो है अब जो ये समझिए तो एक तरह से यह गाली का रूप बन गया हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा कि ऑप्शन ए हो जाएगा कि यह जातिवाचक संज्ञा है। यह जो है पूरा जयचंद उसके बारे में इस्तेमाल होने लगा है। अगला है कि तुम्हें क्या चाहिए, रेखांकित सर्वनाम का भेद है। क्या कौन सा सर्वनाम है। तो क्या के जरिए जो है प्रश्न पूछा जाता है, अर्थात यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है।
ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब होगा। अगला है कि मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, तो रेखांकित शब्द में कौन सा है, यानी जो शब्द लीटर है यह कौन सा है, तो लीटर से हम लोग लीटर, मीटर, केजी ये सब क्या है, यह परिमाण निकालता है, तो यह परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है। तो वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में जो पहुंच गया है यह जो है पूर्वकालिक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, इस प्रकार नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ, जिन्होंने खोज की थी, यानी नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से जो मिलता है, तो इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी, तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा जो खोजा गया है वह डायनामाइट, यानी डायनामाइट के आविष्कारक के रूप में अल्फ्रेड नोबेल जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सबसे सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि एक्सरे की खोज किसने किया था, एक्सरे की आविष्कारक कौन है। तो एक्सरे जो आज के डेट में मेडिकल साइंस का एक अहम यह है, किसी भी फ्रैक्चर की जांच के लिए जो है एक्सरे कराया जा रहा है। तो एक्सरे के जो आविष्कारक हैं जिन्होंने एक्सरे की खोज किया है वह है रॉन्टजन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जब यह प्रैक्टिस लैब में ये कर रहे थे तो इन्हें एक ऐसी किरण मिली जो कि अपारदर्शी वस्तुओं को भी पार कर जा रही थी, तो इन्हें समझ में नहीं आया कि यह कौन सी प्रकाश की किरण है जो अपारदर्शी वस्तु को भी पार कर जा रहा है। तो इन्होंने उस किरण का नाम एक्स किरण रख दिया, और आज भी वही किरण का नाम एक्सरे है, रॉन्टजन जो है। तो ये एक्सरे का काम क्या है कि अपारदर्शी वस्तु को पार कर जाता है, इसीलिए हमारे शरीर के किसी भी अंग में अगर कोई फ्रैक्चर होता है तो आसानी से एक्सरे के जरिए पता लगाया जा सकता है, जिसकी खोज रॉन्टजन महोदय के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कारक के रूप में कौन जाने जाते हैं। नोल और रुस्का है, रॉबर्ट कोच है, लिवेनहॉक है, या फिर सीपी स्वानसन है। तो इसका सबसे जो सही जवाब होगा तीसरा नंबर प्रश्न का, ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि नोल और रुस्का जो है ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक के रूप में जाने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी जेम्स वाट के द्वारा वाष्प इंजन का आविष्कार किया गया है, सही है। जेएल वेयर्ड के द्वारा टेलीफोन है, एजी वेल यानी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन जो कि सही है, और फिर जेएल वेयर्ड के द्वारा जो है टेलीविज़न है जो कि सही है। अगर गलत सुमेलित देखा जाए तो जे पार्किंसन के द्वारा पेंसिलिन जो कि गलत है, इसलिए चूंकि सही सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि कंप्यूटर के जनक समझे जाते हैं, यानी कंप्यूटर का आविष्कार कौन किए हैं। तो इसके लिए जो सबसे सही जवाब है 5वां नंबर प्रश्न के लिए वह है चार्ल्स बैबेज, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। दोस्तों, हम एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न को इसमें कवर करेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न है कि मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है, यानी जो मंडाना लोक कला है, 6ठा नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यह लोक कला जो है राजस्थान राज्य का है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है, यानी अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो अर्जुन पुरस्कार जो है वह खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है, ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर होगा 7वां के लिए। और राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो 29 अगस्त को, याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न क्या है। तो हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। हॉकी का जादूगर जो है वह मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। और इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भारत में मनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसमें सबसे करेक्ट आंसर है। और एक और प्रश्न याद रखिएगा कि जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता था, अब उसका नाम भी बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है
कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? जी, इसका सबसे सही जवाब क्या होगा? विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 1 अप्रैल, 4 अप्रैल, 7 अप्रैल या फिर 11 अप्रैल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आप इस प्रश्न का उत्तर कर पा रहे हैं तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं पहले, और अंत में आप जरूर बताएंगे कि इनमें से कितने प्रश्न को आप सही कर पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, यानी किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पटना में गोल घर का निर्माण कराया गया है? वारेन हेस्टिंग्स है, या फिर लॉर्ड हार्डिंग है, कॉर्नवालिस है, या सर जॉन शॉर हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी के लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जो है पटना में गोल घर का निर्माण कार्य हुआ है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जी, तो विश्व का जो पहला गणतंत्र है वैशाली में स्थित है। यह मौर्य साम्राज्य, लिच्छवी, गुप्त या नंद वंश के द्वारा स्थापित किया गया है। इसका जो सबसे सही जवाब है कि जो वैशाली में जो गणतंत्र, पहला गणतंत्र स्थापित है, यह लिच्छवी गणराज्य के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर होगा। बिहार में जो है पूरे 16 महाजनपदों में से 3 प्रमुख महाजनपद का ये बिहार में मिलता है, जिसमें से मगध साम्राज्य, वज्जी संघ, तो उसी में वज्जी संघ का एक हिस्सा था लिच्छवी गणराज्य, और मगध साम्राज्य का हिस्सा है मौर्य साम्राज्य, जिसमें जो है हर्यक वंश, नंद वंश और उसके बाद जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। तो ये इस प्रकार जो है ये विश्व का पहला गणतंत्र कौन सा है? लिच्छवी गणराज्य है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन करने वाले शासक जाने जाते हैं। 12वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है वह डी है कि काला अशोक के समय में जो है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था? तो यह वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है यह पाटलिपुत्र में हुआ है, जो कि उस वक्त जो शासन था वो अशोक महान या फिर अशोक मौर्य, कहिए कि अशोक मौर्य के शासनकाल में तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ है। और कनिष्क के समय में जो है चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ है, कुंडलवन कश्मीर में हुआ है। चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ है? तो वह कुंडलवन कश्मीर में हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई है? यानी महावीर स्वामी को, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और 24वें और अंतिम तीर्थंकर कहिए हैं, उनकी जो महापरिनिर्वाण है या मृत्यु है यह किस शहर में हुआ है? तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है वह है 13वां का ऑप्शन नंबर सी के पावापुरी में हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? शहीद दिवस जो है वह 30 जनवरी, 13 फरवरी, 15 मार्च या फिर 22 अगस्त को मनाया जाता है। तो शहीद दिवस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के शहादत पर जो है प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा जो है महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी, उन्हें शहीद कर दिया गया था, और उन्हीं के शहादत दिवस पर प्रत्येक वर्ष भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है कि देश का एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? अलग अलग राज्यों की राजभाषा जो है अलग अलग है पूरे, तो जिस प्रकार बिहार की राजभाषा हिंदी है और द्वितीय राजभाषा बिहार की उर्दू है, उसी प्रकार अपने देश के किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? वह एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है। वह राज्य नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर और मिजोरम में कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कि वह राज्य जो है नागालैंड है, जिसकी राजभाषा हिंदी नहीं अंग्रेजी है। याद रखेंगे हम लोग ताकि कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक महोदय कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक महोदय की अगर बात किया जाए तो यह गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था, और जो इसे नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद किया गया, नुकसान किया गया, वो बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। और समुद्रगुप्त जो है वो उन्हें भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे हम लोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सांची का स्तूप
किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप जो है वो बिंबिसार है, हर्षवर्धन है, या फिर पुष्यमित्र है, या अशोक है? तो इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा कि सांची का स्तूप जो है वह अशोक महान के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? तो चूंकि अशोक जो है कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने अपना धर्म अपना परिवर्तन किया। आजीवक संप्रदाय के मानने वाले थे, लेकिन बाद में इन्होंने जो है बौद्ध भिक्षु के रूप में दीक्षित हुए। तो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद जो है ये अशोक ने अपनी धम्म की नीति अपनाई और उसके पश्चात अपनी बेटी संघमित्रा और पुत्र महेंद्र दोनों को जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजे थे, यानी महेंद्र और संघमित्रा दोनों। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महेंद्र इनके पुत्र हैं और संघमित्रा इनकी पुत्री हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म के अनुयायी बन गए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं, जो नंद वंश के स्थान पर उन्हें हरा करके कौटिल्य के मदद से मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे। लेकिन अपने अंतिम समय में जो है वो जैन अनुयायी हो गए थे और वो जो है जैन मुनि के साथ श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है वहाँ चले गए थे, यानी अपने अंतिम दिनों में वो जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह जैन धर्म के अनुयायी हो गए थे। 19वां का ऑप्शन नंबर ए सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है? यानी प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है। महादेव गोविंद रनाडे जी हैं, या जिन्हें याद रखिएगा महादेव गोविंद रनाडे जी को जो है ये महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है, याद रखेंगे हम लोग। उसके अगला कुछ है कि ज्योतिबा फूले हैं, या एनजी चंदावरकर है, या फिर आरजी भंडाकर है? तो इसका करेक्ट आंसर है 20वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी की ज्योतिबा फूले जो है वो प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? तो रिहंद बांध जो है यह अपने पड़ोसी बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर है 21वां नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कौन सा है? तो अगर हम लोग इस सदन की बात करें कि जो जनता के द्वारा जहां प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से चुन करके आते हैं तो वह सदन है लोकसभा, जिसमें जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रत्येक 5 वर्ष पर जो है इसका विघटन होता है और उसके पश्चात जो है अगले ये चुन करके आते हैं। पूरे 543 जो है लोकसभा के ये पूरे भारत से 543 लोग चुन करके पहुंचते हैं सदन में, और ये जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं। इनमें जो उम्र सीमा रखी गई है कि सबसे कम उम्र है वह है 25 वर्ष। 25 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति जो है लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता है। वहीं अगर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में जो है चुन करके आते हैं वो डायरेक्ट नहीं आते हैं, अप्रत्यक्ष ढंग से आते हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि उन्हें चुनते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? 23वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी के अनुच्छेद 81 में भी है और अनुच्छेद 331 में भी है, यानी इस दोनों अनुच्छेद में जो है वह लोकसभा के गठन से संबंध में प्रावधान है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 है कि 31वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? जी 31वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है उसके तहत लोकसभा में मैक्सिमम जो सदस्यों की संख्या है वो 545 है। हालांकि अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है, लेकिन निर्वाचित होने वालों की संख्या 545 है और उसमें से 543 जो है वो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुन करके आते हैं और जनता उन्हें वोट करके हर 18 वर्ष से अधिक उम्र के भारतीय नागरिक जो है उन्हें वोट करने का अधिकार प्राप्त है और वो चुन करके अपने प्रतिनिधि के रूप में 543 को अलग अलग राज्य और
केंद्र शासित प्रदेशों से भेजते हैं। 2 सदस्य को जो है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनीत किए जाते थे, लेकिन अब उन्हें जो है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो बात अनुच्छेद 331 में वर्णित था कि दो एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे, उसे 104वां संविधान संशोधन के द्वारा शून्य कर दिया गया है। यानी अब राष्ट्रपति जो है वो 2 सदस्यों को मनोनीत नहीं करते हैं। याद रखेंगे, पहले करते थे 543 प्लस 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग होते थे, लेकिन अब जो है जो 2020 में 104वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे शून्य कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 25 है, देखते हैं 25वां नंबर प्रश्न। 25वां नंबर प्रश्न है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन कब किस आधार पर किया गया है। तो अभी जो वर्तमान लोकसभा में सीटों का आवंटन है वह 1971 के जनगणना के आधार पर किया गया है, और यह जो आवंटन रहना है यह 2026 तक रहना है। यानी 2026 के पश्चात जो है फिर से नए तरीके से आवंटन होगा। हालांकि उसके लिए प्रस्तावित है, जैसे बिहार में अभी अगर वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या देखी जाए तो यह 40 है, लेकिन प्रस्तावित के रूप में 61 है। तो ये 2026 के बाद प्रभावी होगा। 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो 1971 के जनगणना के आधार पर आवंटित जो है सीटों के आधार पर ही हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, और ये 2026 के पश्चात इसमें जो है ये संशोधन होगा और जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा होगा और सीटों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। यानी क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि हुई है, इसलिए सीटों की संख्या में भी वृद्धि होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो लोकसभा के लिए जो प्रथम सबसे पहले बार आम चुनाव हुआ है वो हम सभी जानते हैं कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, उसके पश्चात अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था उसी के आधार पर सरकारें चल रही थी। लेकिन 1952 में प्रथम बार पहली बार जो है वो लोकसभा के लिए आम चुनाव हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो हम अभी पीछे इस प्रश्न पर चर्चा किए हैं कि जो व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं उनकी आयु कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। हालांकि मतदान करने के लिए आयु सीमा जो निर्धारित है वो 18 वर्ष है, लेकिन जो व्यक्ति लोकसभा के सदस्य के लिए निर्वाचित होना चाहते हैं तो वो 25 वर्ष के होंगे। राज्यसभा के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 30 वर्ष है, और राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 35 वर्ष है। यानी 35 वर्ष से कम उम्र का कोई भारतीय नागरिक भारत के राष्ट्रपति बनने की उम्र सीमा के लायक वो नहीं रहता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि बिहार में लोकसभा के लिए कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो ये तो 40 है, हम सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का 40 है, राज्यसभा का 16 है, याद रखिएगा। विधानसभा का 243 है और विधान परिषद के सीटों की संख्या 75 है। तो चूंकि यहाँ बिहार की जो विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है, यानी यहाँ का निचला सदन विधानसभा है जो 243 सदस्यों की संख्या है, और ऊपरी सदन विधान परिषद है जहाँ सदस्यों की संख्या 75 है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 है कि दिल्ली में स्थित शांति वन में किनका समाधि स्थित है। शांति वन में जो समाधि स्थित है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। ऑप्शन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि अजंता की गुफा कहाँ स्थित है। किस राज्य में जो है अजंता की गुफा स्थित है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर केरल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कि यह जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दोस्तों ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी है कि यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि पतंजलि का संबंध किससे है। पतंजलि का जो संबंध है तो ये इसका संबंध योग दर्शन से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे हम लोग। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है। गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जिनका जन्म जो है लुम्बिनी वन में हुआ था, और इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया है। इनका जो वास्तविक नाम है वो सिद्धार्थ है। ऑप्शन नंबर बी 32वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर है।
कि सिद्धार्थ जो है उनके बचपन का वास्तविक नाम है। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। तो ये जो है ये दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जो तुगलक वंश के शासक थे, उन्हें हजरत निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया था कि दिल्ली अभी दूर है। हुनूज दिल्ली दुरस्त, ये फारसी का एक ये है जुमला है जिसका अर्थ होता है कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। यह हजरत निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वह सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि इनमें से कौन सा एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु किसे कहते हैं, ये हम लोग ध्यान में रखें कि जब दो या दो से अधिक धातु को एक साथ मिला करके एक नया पदार्थ बनाया जाता है तो वह मिश्र धातु कहलाता है। वैसे धातु अधातु तो हम सभी जानते हैं कि जैसे लोहा है, एल्युमिनियम है, तांबा है, ये सभी धातु के श्रेणी में आते हैं जो उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं और इन्हें पीट करके जो है पतला चादर बनाया जा सकता है, खींच के पतला तार बनाया जा सकता है। उसी प्रकार जब दो धातु को एक साथ मिला करके एक नया सामान बनाया जाता है उसे मिश्र धातु कहा जाता है। तो इसमें जस्ता जिंक जो है यह धातु है, एल्युमिनियम धातु है, लेकिन स्टील की अगर बात किया जाए तो यह क्या है, मिश्र धातु है, यानी दो या अधिक धातु के मिलकर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका उपयोग जो है वह फ्रैक्चर हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है तथा मूर्तियों को आकार बनाने में, जो मूर्तिकार लोग होते हैं अलग अलग ये की मूर्ति बनाते हैं उन्हें भी आकार बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है टूटे हुए हड्डियों को फ्रैक्चर के दौरान, तो उसमें भी यही प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। इसे जो प्राप्त किया जाता है वो जिप्सम से किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि सूती और ऊनी रेशों में अंतर अगर हमें प्राप्त करना है तो उसे हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो सूती और ऊनी रेशों में अंतर प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है कि उस रेशा को अगर हम लोग जलाते हैं तो जो सूती रेशा होता है वो जलता है लौ के साथ, लेकिन जो ऊनी रेशा होता है वो जलने की जगह पे जो है वो लौ के साथ ना जल करके वो बरकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा। तो बर्फ का यदि अगर हम लोग दाब बढ़ाते हैं, बर्फ पे प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका गलनांक कम होता जाता है, यानी वो गल करके पिघल के द्रव ठोस अवस्था से पानी बन जाता है, द्रव अवस्था में आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि संतरे में कौन सा विटामिन अधिक पाया जाता है। तो संतरा है, नींबू है या कोई भी खट्टा फल है, उन सभी में जो है विटामिन पाया जाता है वो विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन सी संतरा, नींबू या किसी भी खट्टे फल में पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा कि ये विटामिन सी का स्रोत कौन है, संतरा, नींबू इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 39 है कि सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देते हैं। तो सूर्य का दो प्रकाश की किरण जब पृथ्वी तक आती है तो रास्ते में कहीं निर्वात, कहीं मौसम जो है सघन, कहीं विरल माध्यम, अलग अलग प्रकार के माध्यम मिलते हैं और उन सभी माध्यमों में जो है सूर्य की प्रकाश के किरण का प्रकीर्णन होता है, जिस कारण जो है वो सूर्योदय के समय और फिर सूर्यास्त के समय उसका रंग लाल दिखाई देता है, वो प्रकीर्णन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि लोहे में जंग का लगना कौन सी एक प्रक्रिया है। तो लोहे में जो जंग का लगना है वह रासायनिक क्रिया है, यानी जंग लगने के पश्चात जो है पुनः वह वापस अपने पुराने रूप में नहीं आ पाता है, वो बर्बाद हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक में क्या है कि जब अगर कोई चीज़ में बदलाव आता है तो फिर वो वापस अपने पुराने स्टेज में आ जाता है, वो भौतिक परिवर्तन है। जैसे रबर है तो उसे जो है खींच करके लंबा कर दिया जाता है, छोड़ने पर बाहरी बल जैसे उसे हटाते हैं वो पुनः अपने पुराने ये में वापस आ जाता है। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन है, जैसे दूध से दही का बनना, तो फिर दही से दूध नहीं बन पाएगा। बर्फ से पानी बनने पर पानी से बर्फ हो जाएगा, लेकिन जो है
दूध से दही बन जाने पर दही से दूध नहीं बन पाएगा, तो ये रासायनिक प्रक्रिया है। उसी प्रकार लोहे में जंग का लगना भी जो है वह एक रासायनिक प्रक्रिया है। दोस्तों, इस प्रकार हम लोग जो है 40 प्रश्नों को इस सेट में कंप्लीट किए हैं, जो कि आपके आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही लाभकारी साबित होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है फिर एक बार चलते चलते कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथ ही अगर यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।